Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो क्या अमेठी से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे चुनाव? कैसे उन्होंने घुमाकर अपनी दावेदारी अमेठी के लिए पेश की है, हम आपको ये बताएंगे। और ये भी उससे साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी ने लगभग मना कर दिया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे आज कि कैसे अरविंद राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के घोसी से चुनाव लड़ने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मनाया है। कैसे जय श्री राम बोलकर उनके सामने उन्हें झुकाया है, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। ये भी जानिए कि अतुल प्रधान का टिकट अब तो नहीं है, योगेश वर्मा के ही परिवार को वो टिकट गया है। तो फिर क्या अतुल प्रधान पार्टी छोड़ेंगे या अखिलेश ने उन्हें मना लिया है? और आखिर में शिवपाल यादव, जी हां, क्या शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का टिकट फाइनल है? आखिर कैसे धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं आदित्य यादव? क्या सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी अमेठी की, और अमेठी से ये खबर आ रही है कि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी दावेदारी अमेठी के लिए पेश की है। लेकिन ये दावेदारी सीधे सीधे नहीं पेश की गई है, बल्कि इशारों में उन्होंने अपनी दावेदारी रख दी है। पार्टी के भीतर उन्होंने क्या कहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव में आए, और चुनाव में आए तो अमेठी से ही चुनाव लड़े। ये बात खुद रॉबर्ट वाड्रा ने एक न्यूज एजेंसी को बुलाकर कही है। तो ये पहली बार इस तरीके से खुलकर रॉबर्ट वाड्रा ने बात कही है कि वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और अमेठी की जनता उन्हें चुनाव लड़ाना भी चाहती है। और इसके पीछे भी उन्होंने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार सियासत की तरफ आए, परिवार के साथ आए, तो प्रियंका और राहुल गांधी के साथ सबसे पहले वो अमेठी ही आए थे। और जब वो अमेठी आए तो अमेठी के लोगों ने उनका पूरा स्वागत किया, और अमेठी से वो एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं। पहले आज रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी को लेकर कहा क्या है, पहले आप ये सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने इस पर सफाई भी कैसे दी। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूं, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं और मेहनत करूं, तो उसी के वजह से मुझे आना चाहिए। और अगर मैं नहीं तो अगर कोई भी परिवार से उनको उस क्षेत्र में जाता है तो मुझे पता है बहुत प्रगति होगी। तो सुना आपने, अमेठी का जिक्र रॉबर्ट वाड्रा ने किया, लेकिन उन्होंने एक साथ साथ एक राइडर भी लगा दिया। उन्होंने राइडर ये लगाया कि उनके इस बयान को ये न समझा जाए कि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं या फिर वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जनता चाहती है और उनका लगाव अमेठी से रहा है और वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो आप उनकी इस बात को भी सुन लीजिए जो उन्होंने दोबारा कही और दूसरी बात कही। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं।
जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे या महिला हो जो वहाँ प्रगति ला सकते हैं और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। और तो मुझे लग रहा है अभी मैं प्रियंका की क्या सोच है या गांधी और बाकी लोगों की क्या सोच है उसके बारे में मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो अमेठी को रिप्रेजेंट करें या देश के किसी और कोने को रिप्रेजेंट करें। खैर, जो मायने निकालने वाले हैं वो तो सीधा मायना यही निकालेंगे कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ रहे हैं और उस पर अब परिवार की तरफ से जो दावेदारी है वो रॉबर्ट वाड्रा पेश कर रहे हैं। याद करिए, प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये दोनों सीटें परिवार में रहनी चाहिए और परिवार ही यहां से चुनाव लड़ना चाहिए, यानी गांधी परिवार का ही कोई न कोई सदस्य लड़ेगा। तो क्या इसे माना जाए कि अमेठी की एक मजबूत दावेदारी आज प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पेश कर दी है? अगर उनका नाम लिस्ट में आ जाए तो चौंकिएगा मत। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद को लेकर गांधी परिवार को घेर रहे हैं, उससे उम्मीद कम दिखती है कि गांधी परिवार इतना बड़ा रिस्क लेगा कि बेटे और बेटी के बाद अब दामाद को भी टिकट दे। खैर, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने खुद एक तरीके से परोक्ष तौर पर अपना दावा पेश किया है। अब अगली खबर। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को इस बार अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव जितवाने में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? ये बात इसलिए क्योंकि घोसी में खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा है, मनाना पड़ा है। और सिर्फ समझाना और मनाना ही नहीं पड़ा, बाकायदा उनके सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने झुकवाया, जय श्री राम बुलवाया और एक तरीके से भूल चूक लेनी देनी के लिए उनसे माफी भी मंगवाई। हम पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो घोसी के उस कार्यकर्ता सम्मेलन का है जहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर थे और सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का समूह। और ये सभी के सभी कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कभी बीजेपी के खिलाफ खूब जमकर बयानबाजी की थी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द कहे थे और वो कार्यकर्ता भूलते नहीं दिख रहे। याद कीजिए कि यही वो कार्यकर्ता हैं या यही वो पार्टी है जो अपना पूरा दम लगाकर भी घोसी का उपचुनाव अभी हार गई, जहां दारा सिंह चौहान प्रत्याशी थे। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर कोई चांस नहीं लेना चाहते। बेटे की इज्जत का सवाल है और अपनी पार्टी की साख का। इसलिए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में खासतौर पर ब्रजेश पाठक आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने बिल्कुल अरविंद राजभर को झुका दिया। सिर्फ झुका ही नहीं दिया, जय श्री राम बुलवा भी दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने आखिरकार ओम प्रकाश राजभर के बेटे को झुककर जय श्री राम बोलना पड़ा। पहले इस वीडियो को देखिए। तो ये वीडियो अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि अब भी घोसी इलाके में जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी ओम प्रकाश राजभर से कम नहीं हुई है। इसीलिए उनके बेटे के इस चुनाव में अब
मान मनव्वल और माफी का दौर जारी है। जब दारा सिंह चौहान यहां से कुछ महीने पहले चुनाव लड़े थे, विधानसभा का उपचुनाव, तब भी ये नाराजगी खुलकर दिखाई दी थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ ठाकुर, भूमिहार, साथ साथ जो वैश्य कम्युनिटी है, ये सब एक साथ गोलबंद हो गई थी और उसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने उस सीट को बड़े मार्जिन से जीत लिया था। हालांकि ये इलाका ओम प्रकाश राजभर का भी है और इसी इलाके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे गोव घोसी से सुभाषपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन इस बार इन तमाम बिरादरियों की और खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी बची न रह जाए, इसकी कोशिश हो रही है। ब्रजेश पाठक ने आज जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को सामने किया कार्यकर्ताओं के, और उनके सामने पहले खुद कई बार जय श्री राम के नारे लगाए, कार्यकर्ता लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे और आखिर में बिल्कुल झुका करके जय श्री राम के नारे जिस तरीके से बोले गए, ये साफ दिखाता है कि नाराजगी का आलम कैसा था और मनाने की ये कोशिश कैसी चल रही है। हालांकि आपको बताएं कि आज घोसी में हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन के भीतर मीडिया का एक्सेस नहीं था और कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए बुलाया गया ताकि जीत की रणनीति तय की जा सके। लेकिन जीत की रणनीति के तय करने के पहले ये मान मनव्वल का दौर था और डिप्टी सीएम की ये कोशिश कितनी रंग लाती है, ये जरूर इस बार सभी की निगाहों में होगी। अब अगली खबर। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कटाक्ष का, वाद और प्रतिवाद का दौर जारी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चवन्नी वाले बयान पर कुछ दिन पहले जयंत चौधरी को घेरा, उसके बाद से जयंत चौधरी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है और मेरठ के टिकट को पर जिस तरीके से सपा के भीतर बवाल हुआ, पहले एक टिकट, फिर उसका काटकर दूसरा टिकट और आज काटकर तीसरी बार टिकट बदला गया, उसके बाद तो जयंत चौधरी ने भी मौज लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल उन्होंने चवन्नी के जवाब में पटकनी वाला बयान दिया था कि ये चवन्नी की बात नहीं, ये पटकनी है। और आज उन्होंने जो ट्वीट, जो एक्स पर पोस्ट लिखा है, वो मेरठ में जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए उनके कैंडिडेट सिरदर्द बन गए, उस पर उन्होंने कैसे कहा है। और कई जगहों पर, चूंकि मेरठ की बात नहीं बल्कि अभी तक 8 स्थानों पर समाजवादी पार्टी अपना टिकट बदल चुकी है, तो देखिए किस तरीके से जयंत चौधरी ने वो कटाक्ष किया। और एक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटे के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब है। ये सीधे सीधे एक ऐसा सटायर है जो अखिलेश यादव को जाकर लगा होगा। लेकिन आप एक बात को समझें, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 8 टिकट बदलना, और वो भी सिर्फ पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिहाज से देखें तो, तीसरे चरण तक देखें तो 8 टिकट अभी तक अखिलेश यादव ने बदल दिए हैं। और ये किसी भी पार्टी की उस बात को दर्शाता है कि क्या उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्या उनके पास दूरदर्शिता नहीं है, क्या पार्टी का कोई एक स्टैंड नहीं है, या फिर पार्टी की पकड़ अपने नेताओं पर कमजोर है, या उसके नेता की पकड़ अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर कमजोर है। ये सवाल उठते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कुल 8 कैंडिडेट अभी तक बदले जा चुके हैं। ऐसे में इस बार जो टिकट बदला गया है, दरअसल वो अतुल प्रधान का टिकट काटा गया और फिर उनकी जगह योगेश वर्मा के परिवार को यह टिकट दिया गया, उनकी पत्नी को दिया गया, सुनीता वर्मा को। पहले यह टिकट भानु प्रताप सिंह को, जो कि ईवीएम के एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्हें दिया गया था। लेकिन जब उनका विरोध हुआ तो फिर काटकर अतुल प्रधान को दिया गया, और जब अतुल प्रधान का विरोध हुआ तो काटकर योगेश वर्मा को दिया गया। दरअसल अखिलेश यादव योगेश वर्मा के लिए ही मेरठ चाहते थे। वो चाहते थे कि दलित बिरादरी से आते हैं, वहां दलित और मुस्लिम दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा है जो अपने आप में अगर एक मुश्त वोट पड़ जाए तो फिर वो जिताऊ सीट बनती है। अखिलेश यादव को ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने शुरू से ही योगेश वर्मा या उनकी पत्नी के लिए ये टिकट रखा था। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक वहां के नेताओं को लगी थी,
अतुल प्रधान और दूसरे नेताओं ने इसका शुरुआत में ही विरोध किया था। और जब दो बड़े नेता उस क्षेत्र के आपस में भिड़ गए तो अखिलेश यादव ने दिल्ली के इस वकील भानु प्रताप सिंह को बुलाकर टिकट दे दिया, जो कि ईवीएम एक्टिविस्ट भी है। उसके बाद बाहरी का आरोप लगा और विरोध भी जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने फिर अतुल प्रधान को दे दिया। अब जैसे ही अतुल प्रधान को टिकट मिला, यह माना जाने लगा कि योगेश वर्मा को ओवैसी अपना टिकट दे सकते हैं और किसी भी समय ओवैसी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। ऐसे में फिर ये ओवैसी के लिए बहुत बड़ी और बहुत हॉट सीट हो जाती। इसे समाजवादी पार्टी ने भांपा। तुरंत योगेश वर्मा को वो टिकट दिया गया बुलाकर अतुल प्रधान को यह बताया गया कि आप अपना टिकट वापस कर दीजिए। तो आज काफी ड्रामे के बाद यह काम पूरा हो गया है। अब अतुल प्रधान क्या करते हैं? शुरू में तो उन्होंने कहा कि वो बताया कि वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बाद में अखिलेश यादव के मनाने पर वो मान गए हैं। लेकिन क्या वो जिताएंगे, क्या वो लगेंगे पार्टी की तरफ से, इस पर अब एक बड़ा सवाल है। 3 टिकट कट चुके हैं और अब जिसे लड़ना है, क्या पार्टी का अंदरूनी कलह उसे विजयी करा सकता है? ये बड़ा सवाल है, इस पर हमारी नजर बनी रही। और अब आखिर में बात करेंगे शिवपाल यादव की। जी हां, शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने तरफ से उन्होंने लगभग ये साफ कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक उनके टिकट को वापस नहीं किया है और न ही उनके बेटे आदित्य यादव के नाम पर मुहर लगाई है। लेकिन एक दिन पहले जिस तरीके से शिवपाल यादव ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि पूरे कार्यकर्ताओं ने अपना प्रपोजल भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कार्यकर्ता सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि शिवपाल यादव की जगह बदायूं से आदित्य यादव लड़ेंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मान लेंगे। उनके इस बयान के बाद से ही आदित्य यादव अब पूरे फॉर्म में हैं। शिवपाल यादव वापस मैनपुरी आ गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों का विश्राम है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने अपनी कमान, अपना बैटन जो है, उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया है। तो आदित्य यादव घूम रहे हैं लगातार बदायूं में, ये मानकर कि वो कैंडिडेट होने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ लखनऊ से, यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक इस सीट का ऐलान नहीं हुआ है कि शिवपाल यादव की सीट बदली जाएगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि परिवार की एक पंचायत हुई। सैफई परिवार के कई बड़े बुजुर्ग बैठे और परिवार के भीतर इस बात की चर्चा हुई कि आखिर जब सभी के बच्चों को या सभी का परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो शिवपाल यादव जो खुद विधायक हैं, उनके बेटे को टिकट देने में क्या गुरेज है? आखिर उन्हें टिकट देने से परहेज क्यों? और वो भी तब अगर शिवपाल यादव लड़के जीत जाते हैं तो फिर जसवंत नगर की सीट खाली होगी और तब वहां उन्हें एमएलए के लिए लड़ाना पड़ेगा। ऐसे में परिवार की तरफ से एक दबाव बनाया गया। सिर्फ परिवार ही नहीं, सैफई परिवार, साथ साथ जो यादव लैंड में जो बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खासकर उनके अपने बिरादरी के, इन लोगों ने बकायदा अखिलेश यादव के पास एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया और अखिलेश और शिवपाल यादव के लिए एक पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद ये बात रखी गई कि शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव को ही इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। कहते हैं कि अखिलेश यादव ने यह बात मान ली है और वो सिर्फ माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त देखकर उनके नाम का ऐलान कर सके। ऐसे भी तीसरे चरण में वहां का चुनाव है बदायूं का। अखिलेश यादव के पास वक्त है, लेकिन एक बात तो साफ है कि परिवार और उस इलाके के, यानी कि जिसे हम यादव लैंड कहते हैं, उस इलाके के कई बड़े नेताओं के कह सकते हैं दबाव के बाद या फिर एक प्रेशर बनाने के बाद अब ये लगभग माना जाना चाहिए कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए पूरी जमीन भी शिवपाल यादव ने तैयार कर ली है। कहा यह जा रहा है कि रामगोपाल यादव, चूंकि उनका बेटा अक्षय यादव भी फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में है, इसलिए वो भी शिवपाल यादव की नाराजगी कतई नहीं लेना चाहेंगे।
और रामगोपाल यादव भी इस पक्ष में हैं कि शिवपाल यादव के बेटे को वहां से चुनाव लड़ा दिया जाए और शिवपाल यादव को वहां से रिप्लेस कर दिया जाए, उन्हें विधायक ही रहने दिया जाए। और ये बात शिवपाल यादव के मन की बात है। तो फैसला अखिलेश यादव को लेना है, लेकिन सभी नेता भी ये मानने लगे हैं कि वहां से शिवपाल यादव के जो बेटे हैं वो चुनाव, आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। और आज से उन्होंने बाकायदा पूरे फॉर्म में दिखना शुरू भी कर दिया है। शिवपाल यादव नहीं गए हैं, लेकिन आदित्य यादव लगातार अपने पार्टी के दफ्तर को, चुनावी दफ्तरों का उद्घाटन अकेले कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अकेले घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन उन्हें भी इस बात का इंतजार है कि कब पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।